गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आज एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर द एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यानी नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस, यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट जैसा होगा आसपास उसी में सरवाइव कर पाए एंड रिप्रोड्यूस कर पाए। यानी बेस्ट सूटेड जो एनवायरनमेंट है उसके लिए वो क्या हो सके, अडेप्ट हो सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म व्हाट? इन द इंग्लैंड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इन द 1850 टू टाइप्स की मौत हुआ करते थे। वन इज़ अ वाइट विंग्ड मौत, that is called the Biston betuliaria on the tree, that is the dark winged, and the melanized moth, it means Biston carbonia. आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन दो टाइप के मॉथ्स हुआ करते थे, बिस्टन बिटुलेरिया एंड द बिस्टन कार्बोनेरिया। दोनों ही इक्वली सर्वाइव किया करते थे, बट जैसे ही आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पोल्यूशन बढ़ गया, तो जितने भी डार्क विंग मॉथ थे वो सारे क्या हो गए, डाई आउट हो गए। ठीक है, सॉरी, डार्क जो विंग्ड मॉस थे वो सारे के सारे सरवाइव कर गए एंड द लेस वाइट विंग्ड मॉस जो थे वो सारे के सारे डाई हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू द पॉल्यूशन। द बार्क ऑफ द ट्री बिकम्स पॉल्यूटनाइज्ड। ठीक है, पॉल्यूटनाइज्ड मीन्स उसके ऊपर ग्रोथ कर गया, पॉल्यूशन जितना भी पार्टिकल्स होता है वो सब ग्रोथ कर गया। उसके बाद क्या हुआ, जो डार्क विंग मॉस थे वो तो अपने आप को क्या कर लेते थे, एक तरह से आप कह सकते हो कि छिपा लेते थे। ठीक है, लेकिन जो वाइट कलर का था मॉथ था वो क्या था, बहुत ज़्यादा विजिबली दिख जाता था और उसको कोई भी हॉन्टेड कर जाता था। ठीक है, तो इस कारण से क्या था कि इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिला है। आफ्टर दैट ठीक है, अब रीज़न पढ़ते हैं इसका। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज अ थिक ग्रोथ ऑफ द वाइट कलर लाइकेन covered with the tree. White winged moths survived, but the dark can be picked up by the predators. ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि जो डार्क विंग थे वो पिकड अप कर जाते थे प्रीडेटर से, बट जो वाइट कलर के जो ब्लैक कलर के मोथ्स थे वो सारे के सारे क्या हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो ट्री ट्रंक्स बिकम्स डार्क ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स नो लाइकन ग्रोथ। क्योंकि ये आपको पता ही है पहले से कि लाइकन इज़ अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, white winged cannot survive because a predator identify them easily, and the dark winged can survive because of the suitable environment background. Predators could not identify them. All right, after this, after the natural selection there are the lots of the theory of the biological evolution. One of the theory is called the theory of the Lamarck, that is called the theory of the acquired character. Second theory is the Darwinian theory, that is called the natural selection. Third theory is the theory of the mutational theory called given by the various scientists. ठीक है, तो first of all the theory of the inheritance of the acquired character. It says that it proposed by the Lamarck, the great scientist Lamarck. It states that the evolution of the life form acquired by the inheritance of the acquired character. It means by use and the disuse of the organ. ठीक है, जितना use and disuse of organs था, अब यूज़ ऑफ ऑर्गन्स क्या था, लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ। ठीक है, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ यानी कि ग्रास के लिए उसने, जिराफ ने अपनी गर्दन को जैसे ही ऊपर किया, इस तरह का कुछ कहा जाता है कि उसकी जो गर्दन थी यानी कि नेक थी वो क्या हो गई, उतनी ही ज़्यादा एनलार्ज होती गई। एवोल्यूशन बाय द डिसयूज, यानी कि द लिम्स ऑफ द स्नेक, यानी पहले क्या हुआ करते थे, स्नेक के लेग्स हुआ करते थे, लिम्स हुआ करते थे, बट ड्यू टू द डिसयूज ऑफ दीज ऑर्गन द लिम्स बिकम्स disappeared. ठीक है, after the theory of the inheritance acquired character, second theory given by the natural selection, it is given by the Charles Darwin on the ship by the HMS Beagle. ship का नाम बहुत फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से, HMS Beagle. He gave the two theories.
Yeah, he give the two parameters. One is a branching descent. It explains that all the organism are modified descendants of the previous life forms. यानी जितने भी organism है वो modified form है जो previous life थी. Second thing is a natural selection. Natural selection, it is based on the following fact. Number one is a heritable minor variation. Number two is a overproduction. Number three is a limited natural resources. Number four is a struggle for the existence. And number five is a survival for the fittest. ठीक है, ये following facts के ऊपर बेस्ड थी जो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर. Next theory is a mutational theory of the evolution. It is mostly accepted. आज तक एक्सेप्ट की जाती है इसको. ह्यूगो डी वेरिस प्रपोज अ म्यूटेशनल थियरी ऑफ द इवोल्यूशन एंड ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट ऑन द इवनिंग प्राइमोज ऑर्निथेरा लेमार्किना. इसके ऊपर इसने क्या दिया था, म्यूटेशनल थियरी को एक्सप्लेन किया था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. सेकेंड, एंड बिलीव दैट द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द म्यूटेशन नॉट बाय द माइनर वेरिएशंस. ठीक है, म्यूटेशन से होती है, कोई वेरिएशंस से नहीं हो रही है. इट बिलीव्स दैट. Next thing, Darwinian variation is minor, slow, directional थी. It result the gradual evolution. लेकिन mutational theory of inheritance जो कह रही है, it is a sudden, random, directionless. Here the speciation एक फिनोमिना आता है स्पेसिएशन. इसका मतलब है सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन, यानी कि एक स्टेप में बहुत सारी म्यूटेशन होगी बिकॉज ऑफ द सडन एंड रैंडम एंड डायरेक्शनलेस म्यूटेशन. म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ द वेरिएशन फॉर द इवोल्यूशन. नेक्स्ट थिंग, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है. नेक्स्ट थिंग, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? It states that allelic frequency of the given population are stable and constant from generation to generation in absence of the disturbing factors. यानी जितनी भी allelic frequency है सभी की population, पूरे वर्ल्ड की population को देखा जाए then it is stable. It means इसको क्या कंसीडर करते हैं, ओनली वन कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट कंसीडर करते हैं. ठीक है, अगर कौन कौन से जो फैक्टर्स है इसको ऊपर अफेक्ट जो कर रहे हैं कौन कौन से हैं, जीन माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है एंड नेचुरल सिलेक्शन है. अगर ये फैक्टर्स ना हो तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओनली कांस्टेंट रहेगी, वन रहेगी. देखिए 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है. कौन कौन सा? नंबर 1 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नंबर 2 डायरेक्शनल सिलेक्शन, नंबर 3 डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या कह रहा है, हेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन करेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड. ठीक है, यानी स्टेबल है, पॉपुलेशन इज स्टेबल. डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो इंडिविजुअल ऑफ द वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर इज मोर फेवर. ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पीक से इधर चला गया है, डायरेक्शनल है. क्योंकि डिस्ट्रप्टिव में क्या होगा, 2 पीक्स यानी कि बीच में क्या है, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आई और बीच में पॉपुलेशन क्या हो गई है, कम हो गई है. हियर बोथ एक्सट्रीम्स आर मोर फेवर्ड. ठीक है, तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं. देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड्स द 4 ईरा. कौन कौन सी ईराज थी, बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज़ प्रोटोजोइक era, पैलियोजोइक era, थर्ड इज़ अ मीजोजोइक era एंड द फोर्थ इज़ अ सीनोजोइक era. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि प्रोटोजोइक era में क्या क्या हुआ. प्रोटोजोइक era में देखिए 2500 यानी 2500 to 541 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो लाइफ थी वो अपीयर हुई थी. ठीक है, प्रोटोजोइक era में सम ऑफ द सेल हैड एबिलिटी टू रिलीज O2. बहुत सारी सेल्स के अंदर एबिलिटी थी O2 रिलीज़ करने की एज अ लाइट रिएक्शन एंड इन द फोटोसिंथेसिस. थर्ड थिंग, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो किस में कन्वर्ट हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो गए थे. ठीक है, यहाँ तक तो था प्रोटोजोइक ईरा की बात कर रहे थे. सेकंड जो ईरा है वो क्या है, पैलियोजोइक ईरा है. पैलियोजोइक ईरा में 6 पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन एंड द डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड द परमिनियन. ये सारे के सारे 6 पीरियड्स आते हैं. सबसे पहले बात करते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या हुए, फाउंड हुए.
450 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट 400 ईयर्स पहले क्या हुआ, आर्थ्रोपोड इन्वेडेड द लैंड, सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स आए। 350 मिलियन ईयर्स पहले क्या आया, जॉलेस फिशेज आर इवॉल्व हुई, जिसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लॉबफिन की बात करते हैं। लॉबफिन सबसे पहले आई, could move on the land and go back to the water. They evolved as a first amphibian. ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियन कंसीडर किया जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, इन द 1938 a lobefin called the Sion फिश वॉज फाउंड इन द साउथ अफ्रीका विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जो अब क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। सीवीड्स वगैरह आए, एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू द जेप्टाइल्स, जाइंट फर्न्स वगैरह, ये सब कुछ क्या हुआ, धीरे धीरे डिपॉजिट होता गया, जो कॉल डिपॉजिट आज मिलता है। ठीक है, वो सारा कौन सी ईरा से पता चल रहा है हमें, सेकेंड दैट इज़ कॉल्ड द पैलियोजोइक ईरा। थर्ड इज़ अ मेसोजोइक ईरा। 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या, लैंड रेप्टाइल यानी कि डायनासोर्स की जो ईरा थी, वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है। Land reptiles were dinosaurs, Tyrannosaurus rex, Triceratops and the Stegosaurus, ये सब क्या थे, रेप्टाइल्स यहाँ पर डेवलप हुए। टाइनोसोरस रेक्स जो था वो क्या था, इट इज़ अ लार्जेस्ट डायनासोर था ये। नेक्स्ट टूथ बर्ड एमर्ज हुए, एज ऑफ मेमल्स एंड द एंजियोस्पर्म, दो पीरियड्स होते हैं इसमें, टर्जरी और क्वार्डनरी ईरा, दैट इज़ क्वार्डनरी ईरा इज़ कॉल्ड द एज ऑफ द मैन। एंड नेक्स्ट इज़ अ सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा में क्या हुआ कि डायनासोर डिसअपियर हो गए, फर्स्ट मैमल श्यू लाइक था। साउथ अमेरिका में जो कुछ मैमल्स थे, दैट रिसेम्बल्स द हॉर्स, हिप्पोकैम्पस एंड द बियर, रैबिट एक्सेट्रा, ये सब क्या हुआ, डेवलप हुआ है सीनोजोइक ईराज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द मैन। फर्स्ट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मैन, one is a Dryopithecus and second is a Ramapithecus. 15 million years ago walk like gorilla and chimpanzee. ठीक है, Dryopithecus and Ramapithecus hairy था ये। Dryopithecus ape like था, Ramapithecus man like था। 3 to 4 million years पहले there were the man like the primates in the eastern Africa. They have the height up to 4 feet and walked upright. सीधा चलता था वो। द फोसिल्स इसके जो मिले वो इथियोपिया एंड तंजानिया के अंदर फाउंड हुए हैं, मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो क्या था, 2 मिलियन ईयर्स पहले ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के अंदर दिखा। हॉन्टेड द स्टोन वेपन्स, एट फ्रूट्स। नेक्स्ट जो होमोनॉइड फीचर्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, होमोनॉइड फीचर्स आर फाउंड इन द फर्स्ट मैन कॉल्ड द होमो हैबिलिस। ब्रेन कैपेसिटी इसकी थी 650 से लेके 800 सीसी। डिड नॉट ईट फ्रूट्स। नेक्स्ट इरेक्टस के अंदर क्या आया, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। ब्रेन कैपेसिटी थी इसकी 900। ईट मीट, देखिए यहाँ पे डिड नॉट नहीं, दैट ईट फ्रूट्स। ठीक है, इरेक्टस में क्या था, इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा हो गया। ईट मीट खाता था ये। इसके अलावा नियंडरथल्स जो मैन था वो आया 1 लाख ईयर्स से 40,000 ईयर्स पहले कहा जाता है इसको। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया के अंदर ये लिव करता था। इट प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी, अपने शरीर को ढकता था। बरीड द डेड वंस, ठीक है, बरी करना शुरू कर दिया था। लास्ट इज़ अ होमोसेपियन दैट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न मैन। 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो आया। केव आर्ट यहीं डेवलप हुई। ह्यूमन सेटलमेंट, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो एक्सेट्रा, दीज आर द सेडिमेंट्स ऑफ द होमोसेपियंस। और आज तक का जो मैन है वो सब किस में कंसिडर होता है, होमोसेपियंस में, दैट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न मैन। सो इस वीडियो में यहीं तक, तो अपना चैप्टर जो है इवोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।